अर्पित एक्सप्लेन्स ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल उसने डाला है अर्थ इज फ्लैट इन ऑल द मेजर रिलीजन्स, रिलीजियस कॉस्मोलॉजी एक्सपोज्ड। इस वीडियो के अंदर उसने यह एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से सारे रिलीजन्स के अंदर पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही माना जाता रहा है। इस वीडियो की जो अवधि है वो लगभग 20 मिनट 27 सेकंड है। इस व्यक्ति ने पहले भी फ्लैट अर्थ के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने फ्लैट अर्थ को ट्रोल करने का प्रयास किया था और ग्लोब अर्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया था। उस वीडियो को हम ऑलरेडी देखकर उसका रिप्लाई दे चुके हैं और उसके ऊपर 2 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसका रिप्लाई देते हुए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ अर्पित एक्सप्लेन्स के साथ हम 2 बार इस विषय के ऊपर डिबेट भी कर चुके हैं। उन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। अब इसने ये जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है फ्लैट अर्थ के ऊपर, इस वीडियो के अंदर उसने पूरा इसी बात पर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से रिलीजन्स के अंदर पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी माना जाता था। सिर्फ केवल एंड के मुश्किल से 2 मिनट के अंदर उसने ये बताया है कि भाई पृथ्वी ग्लोब कैसे पता लगा और पृथ्वी ग्लोब क्यों है, इसके क्या लॉजिक्स हैं, इसके क्या रीजंस हैं। अब ये जो बोल रहा है कि रिलीजन्स के अंदर पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी माना जाता था, तो ये तो हम ऑलरेडी बोलते ही आ रहे हैं कि सारे जो अलग अलग कल्चर्स हैं, उन सभी कल्चर्स के अंदर सारे एंशियंट जो लोग थे वो तो पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही बोलते थे। ये तो हम अपनी वीडियोस के अंदर लगातार बोलते ही आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग बस साइंस जो है उनका लेटेस्ट रिलीजन है। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ज्यूज़, ये सारे जितने के जितने रिलीजन्स हैं ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। और उसी के साथ साइंस जो है वो लेटेस्ट उनका रिलीजन है और ये भी फ्रॉड है। हमारा स्टैंड इस पे ये है। तो हम ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं कि हिंदू और वैदिक सनातन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो दोनों 180 डिग्री अपोजिट हैं, हिंदू और वैदिक सनातन। तो मैं अपने आप को कभी भी हिंदू नहीं बोलता हूँ और ना ही हिंदू को या किसी और रिलीजन को डिफेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को वैदिक सनातनी बोलता हूँ। तो इसमें बात ऐसी है कि मैं रिलीजन्स को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि सारे एंशियंट लोग पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही मानते थे। अब अलग अलग रिलीजियस बुक्स के अंदर अगर पृथ्वी फ्लैट मेंशन्ड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं उन रिलीजियस बुक्स के अंदर वो भी सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये हम ऑलरेडी आपको कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं, है ना। अर्थ फ्लैट एंड स्टेशनरी है ये जानने के लिए आपको किसी रिलीजन का सहारा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रमाण है, लेजर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे सिद्ध हुआ था कि अर्थ फ्लैट है। इसके अलावा से सैकड़ों प्रमाण हैं कि अर्थ फ्लैट क्यों है। उनमें से कुछ प्रमाण देते हुए जो हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी फ्लैट है। अब हम जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है अर्पित एक्सप्लेन्स, ये एक ग्लोब अर्थर है, ये गेंदाकार पृथ्वी में मानता है। तो गेंदाकार पृथ्वी क्यों है इसके बारे में जो इसने बातें बताना स्टार्ट करी हैं वो इस वीडियो के लगभग 18 मिनट 30 सेकंड के बाद से इसने स्टार्ट करा है। तो इसी के आगे से हम सुनते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा क्यों मानता है कि पृथ्वी गेंदाकार है। तो एक एक सेंटेंस को सुनते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, एक चीज़ जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सारे जो रिलीजन्स हैं उनका जो बेसिक सोर्स है वो वैदिक है। तो जो अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो वैदिक के ही डिस्टॉर्टेड वर्जन्स हैं। हिंदू रिलीजन है ये भी वैदिक का डिस्टॉर्टेड वर्जन है, या अलग जो अलग अलग रिलीजन्स हैं ये सभी के सभी वैदिक सनातन धर्म के ही डिस्टॉर्टेड वर्जन हैं, है ना। तो इसलिए हम इनको सत्य नहीं मानते हैं जो अलग अलग रिलीजन्स हैं। जो ओरिजिनल बात है, जो रूट है सबका, वो है वैदिक सनातन, जिसको हम बोलते हैं कि ये रियलिटी है ना। तो अब हम सुनते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब देखते हैं कि धरती के सही आकार की जानकारी कब हुई। अब से लगभग 2350 साल पहले फेमस फिलोसफर अब ये बोल रहा है कि अब देखते हैं कि धरती के सही आकार की जानकारी कब से हुई। इस स्टेटमेंट को मैं ये ऐसे बोलना चाहूँगा कि अब देखते हैं कि धरती के गलत आकार के बारे में जो प्रचार है वो करना कब से चालू करा। 2350 ईयर्स अगो ये बोल रहा है कि कोई फिलोसफर आया था। आगे सुनते हैं। अरस्तु ने धरती की सही शेप का आइडिया लगाया था। इसके अकॉर्डिंग अरस्तु ने धरती की सही शेप का आइडिया लगाया था, ठीक है। अब देखते हैं आइडिया कैसे लगाया उसने, देख लेते हैं, सुनते हैं।
उसने कुछ एविडेंस भी दिए थे, जैसे चंद्र ग्रहण के समय धरती की छाया हमेशा गोल होती। अब ये बहुत सारे शॉर्ट में चीज़ें बता रहा है कि उसने कैसे आइडिया लगाया कि पृथ्वी गेंदाकार है। तो उसमें पहला पॉइंट जो ये बोलता है कि चंद्र ग्रहण के समय जो परछाई पड़ती है, चंद्र के ऊपर जो परछाई पड़ती है वो गोल होती है। इससे हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो गेंदाकार है या गोल है। तो पहली बात ये है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्र के ऊपर जो ग्रहण लगा रही है जो चीज, वो पृथ्वी की ही छाया है जिससे चंद्रमा ढक रहा है। पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा, जो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। और पृथ्वी की वो छाया होने के लिए जो सूर्य है वो एकदम उसके मतलब सूर्य, पृथ्वी जहाँ पर हम खड़े हैं और वो जो चंद्रमा है, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, 180 डिग्री में होने चाहिए। ठीक है? मतलब तीनों के तीनों, जैसे फॉर एग्जांपल हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं आसमान में चंद्र ग्रहण हो रहा है। ठीक है? तो अगर इनके अकॉर्डिंग ये पृथ्वी की छाया है जो उस पर पड़ रही है, तो इसका मतलब सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो बिल्कुल, ये जो सीधी रेखा है ना, ये जो सीधी रेखा है, हमारे जब हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, हमारे और चंद्रमा के बीच में जो सीधी रेखा बनेगी, उसी सीधी रेखा को जब आप पीछे तक एक्सटेंड करोगे, तो उसी लाइन में सूर्य भी वहां होना चाहिए। तभी तो सूर्य से जो रोशनी निकल रही है और पृथ्वी की छाया उस पर पड़ रही है ना? जैसा कि मॉडर्न साइंस बताता है। लेकिन इस चीज का भांडा फोड़ होता है सेलेनोनियन एक्लिप्स नामक घटना से। ये जो इनकी थ्योरी थी, चंद्र ग्रहण तब होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इनके अकॉर्डिंग, और पृथ्वी की छाया हमें दिख रही होती है चंद्रमा के ऊपर, है ना? इनकी जो थ्योरी है वो ये है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उसके लिए तो सूर्य को, अगर हमें चंद्र ग्रहण वहां पर नजर आ रहा है, तो उसके लिए तो सूर्य को बिल्कुल पीछे होना चाहिए, तीनों को सीधी रेखा में होना चाहिए। लेकिन सेलेनोनियन एक्लिप्स नामक जो घटना होती है उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और वहां पर चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, और उधर अलग से आपको सूर्य आसमान में नजर आ रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पृथ्वी ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर ग्रहण लगा रही थी, तो फिर आपको सूर्य तो दिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो एकदम विपरीत दिशा में है। गेंदाकार पृथ्वी के अनुसार वो तो एकदम विपरीत दिशा में है, वो तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए था। जो वो तो एकदम 180 डिग्री अपोजिट में है, तो वो तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए था। वो तो होराइजन के पीछे ही छुप छुप चुका है गेंदाकार पृथ्वी के अनुसार। लेकिन सेलेनोनियन एक्लिप्स में क्या होता है कि आपको आसमान में चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है और अलग से आपको आसमान में सूर्य भी नजर आ रहा है, जिससे समझ में आता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं। तो सेलेनोनियन एक्लिप्स से इनकी जो थ्योरी है ये वाली, इसका टोटल भांडाफोड़ हो जाता है। वो ऐसा नहीं था कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा था और पृथ्वी बीच में आ गई थी जिसकी परछाई हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि सूर्य तो उधर दिख रहा है हमें आसमान में अलग से, है ना? और पृथ्वी पर हम खड़े हैं तो हमें तो दोनों, जो सूर्य है और जो चंद्रमा है जिस पर ग्रहण लग रहा है, दोनों तो हमें होराइजन के ऊपर नजर आ रहे हैं सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर। कुल मिलाकर बात यह है, इनका जो तथाकथित ये जो प्रूफ है, ये बिल्कुल ही धराशाही हो जाता है सेलेनोनियन एक्लिप्स नामक घटना से। चलो अब आगे सुनते हैं, आगे दूसरा आर्गुमेंट क्या दे रहा है। जहाज समुद्र में दूर जाते समय पहले नीचे से गायब होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो जहाज जाते हैं वो पहले नीचे से गायब होते हैं, ऐसा ही बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाज नीचे से गायब होते हैं। बात ऐसी है कि कोई भी वस्तु जब आपसे दूर जाती है, तो वस्तु एज अ होल, पूरी की पूरी वस्तु छोटी होती जाती है, साइज में श्रिंक करती जाती है। ऐसा हमें, हमारी आंखों को लगता है जब वो हमसे वस्तु दूर जाती है। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे से गायब होते हैं, पूरी वस्तु ही छोटी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक दूरी पर जाकर इतनी छोटी हो जाती है कि हमारी आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं, तो हम बोलते हैं कि वो गायब हो गई, है ना? लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, कि वो तो पृथ्वी के मुड़ाव के पीछे छुप गई। यानी कि इसके अकॉर्डिंग वो जो पानी का जहाज है वो पृथ्वी के कर्वेचर के पीछे छुप गया होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो पानी के मुड़ाव के पीछे छुप गया होता, तो
यहाँ पर खड़े होकर आप कितना भी ज़ूम कर लेते उसे, डीएसएलआर कैमरा से आप कितना भी ज़ूम क्यों ना कर लेते उसे, वो जहाज़ आपको कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो पानी के मुड़ाव के पीछे छुप गया है आपके अनुसार। लेकिन देखने में क्या आता है? देखने में यह आता है कि वही जहाज जो आपकी नंगी आंखों से ओझल हो चुका था, वही जहाज जब आप कैमरा से जूम करके देखते हैं, तो वही जहाज आपको वापस से दिखाई देने लग जाता है कैमरा के माध्यम से। इससे यह सिद्ध होता है कि वो किसी भी पानी के तथाकथित मुड़ाव के पीछे नहीं छुपा था। केवल और केवल हमारी आँखों की जो रिज़ॉल्यूशन लिमिट है, उससे वो इतना छोटा हो चुका था, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने जैसा ही कैमरा आदि इक्विपमेंट्स की मदद से उसे जब ज़ूम करके देखा, वो हमें दोबारा से दिखना चालू हो जाता है, जिससे समझ में आता है कि वो किसी तथाकथित मुड़ाव के पीछे नहीं छुपा था। इससे भी इनकी बिल्कुल पोल खुल जाती है। तो उसने शुरुआती जो दोनों बातें बताई, चंद्र ग्रहण वाली और जहाज गायब होते हैं वो वाली बात, इन दोनों की पोल मैंने खोल के आपको बता दी। अब इसकी तीसरी बात सुनते हैं। लगभग 2250 साल पहले एरिस्टोस्थेनीज ने मिड डे के दौरान सूरज से बनने वाली छाया का एंगल मेजर करके धरती की परिधि निकाली थी। ये पहला साइंटिफिक एविडेंस था धरती के बॉल जैसे होने का। अब ये बोल रहा है कि एरोस्टेथनीज ने जो के डंडी गाड़ी थी पृथ्वी की सतह के ऊपर और उनकी छाया नापी थी, वो एंगल नापा था और उससे पृथ्वी का जो रेडियस है और जो सरकमफ्रेंस है वो उसने बताया था। जबकि इस बात को एक्सप्लेन करते हुए, इसको धराशाही करते हुए, इसकी पोल खोलते हुए भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हमने पोल खोल के रख रखी है इस बात की भी। आगे सुनते हैं। लगभग 5th सेंचुरी में भारत में आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था और कहा था कि ये अपनी धुरी पर भी घूमती है। हालांकि वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे बाद के कई आचार्यों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब आर्यभट्ट ने क्या बताया क्या नहीं बताया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आर्यभट्ट कोई वैदिक ऋषि तो था नहीं कि जो बोलेगा वो माना जाएगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। 15th सेंचुरी में कोलंबस की समुद्री यात्रा ने प्रैक्टिकली ये समझने में मदद की कि धरती गोल है। 16th सेंचुरी में मैगलन की यात्रा में पहली बार धरती की परिक्रमा हुई, जिससे कोई शक ही नहीं रहा कि धरती बॉल जैसी है। ये बोल रहा है कि भाई इस एक व्यक्ति ने पृथ्वी की परिक्रमा करी, जिससे सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गेंद जैसी है। अरे तुझे यही नहीं मालूम है कि आज तक पृथ्वी की जितनी भी परिक्रमा हुई हैं, वो हुई हैं ईस्ट टू वेस्ट सरकम नेविगेशन, नॉर्थ टू साउथ सरकम नेविगेशन आज तक के हिस्ट्री के अंदर कभी हुआ ही नहीं है, एक भी बार नहीं हुआ। तो गेंद तो तब सिद्ध होती कि आप उस पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हो जाते, चाहे आप ईस्ट की दिशा में जाते, चाहे आप नॉर्थ की दिशा में जाते, चाहे आप साउथ की दिशा में जाते, चाहे आप वेस्ट की दिशा में जाते, आप किसी भी दिशा में क्यों ना जाते, आप अगर पृथ्वी गेंदाकार होती तो आप वापस से उसी स्थान पर वापस आ जाते। तब तो माना जाता कि पृथ्वी गेंदाकार है। लेकिन केवल और केवल जो लोग ईस्ट की दिशा में गए हैं, जो लोग पूर्व की दिशा में गए हैं या फिर पश्चिम की दिशा में गए हैं, है ना, जो लोग या तो ईस्ट की दिशा में गए हैं या वेस्ट की दिशा में गए हैं और वापस से घूमकर आ गए हैं, क्योंकि फ्लैट अर्थ के ऊपर भी अगर आप थाली में ऐसे गोल चक्कर मार के आ जाओगे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ है कि पृथ्वी गेंदाकार है ना। और गेंदाकार कब सिद्ध होगी कि जब आप उत्तर की दिशा में जाओ या दक्षिण की दिशा में जाओ और वापस से पूरा चक्कर लगा के अगर वापस आ जाओ, तब हम बोल देंगे कि हाँ पृथ्वी गेंदाकार है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। तो जितने भी सरकम नेविगेशन हुए हैं, पृथ्वी के जितने भी चक्कर किसी ने लगाए हैं, वो जैसे जो थाली है उसमें ऐसा गोल घूम के आ गए हैं, वो सर्कल काट के आ गए हैं, ईस्ट टू वेस्ट सरकम नेविगेशन करके आ गए हैं। नॉर्थ टू साउथ सरकम नेविगेशन आज तक किसी ने नहीं किया है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी फ्लैट ही है, क्योंकि पृथ्वी अगर गेंदाकार होती तो नॉर्थ दिशा में जाते या साउथ दिशा में जाते और पूरा चक्कर काट के वापस आ जाते, तो इससे निसंदेह यह सिद्ध हो जाता कि पृथ्वी गेंदाकार है, जो कि आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है। अब आगे सुनते हैं क्या बोल रहा है। इसके बाद 16th एंड 17th सेंचुरी में कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन वगैरह की वजह से हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ग्रेविटी एंड प्लेनेटरी मोशन की समझ ने न केवल स्फीरिकल अर्थ को लोगों के लिए समझना आसान बना दिया, बल्कि स्पेस में अर्थ समेत बाकी हेवनली बॉडीज के मोशन को भी समझा दिया। इन सभी लोगों के द्वारा कल्पनाएं दी गई, इमेजिनेशंस दी गई, थ्योरीज दी गई, कुछ समझना आसान नहीं बनाया। इसे बोला जाता है कि ब्रेन वॉशिंग करना, माइंड प्रोग्राम करना। तो इन लोगों ने क्या करा है,
ब्रेन वॉशिंग, माइंड प्रोग्राम करने के लिए अपनी नई कहानियाँ सुनाई हैं, इमेजिनरी स्टोरीज बताई हैं। दैट्स इट। इससे कुछ समझना आसान नहीं हुआ है। जो बुद्धिहीन लोग होते हैं उनकी माइंड प्रोग्राम करने के लिए कहानियां तैयार करी हैं इन सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने। दैट्स इट। आगे सुनते हैं। इसने आसमानी गुंबद, क्रिस्टल स्फीयर और पाताल लोक जैसे कॉन्सेप्ट्स की हवा निकाल दी। भैया फ्लैट अर्थ जो है इन हीलियोसेंट्रिक मॉडल की हवा निकाल देता है। कैसे निकालता है आपको संक्षेप में जरा बता देता हूं। अब अगर आप हमारी फ्लैट अर्थ के जो प्रूफ्स हैं वो वाली वीडियोस को देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी फ्लैट है, जिसमें हमने आपको सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किए हैं फ्लैट अर्थ के। अलग अलग तरीकों से आपको समझाया है कि अर्थ फ्लैट क्यों है। तो एक बार जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ पृथ्वी फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, पूरी पृथ्वी फ्लैट है, तो जब पृथ्वी फ्लैट हो गई तो दो नई दिशाएं खुलती हैं। एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। ठीक है, पृथ्वी एक बार जब फ्लैट हो गई तो दो नई दिशाएं हो गई। एक ऊपर की दिशा जो कि सबके लिए ऊपर है, पूरी पृथ्वी पर आप भले ही कहीं पर भी हो, आपके लिए वही ऊपर है जो बाकी लोगों के लिए ऊपर है। सबके लिए ऊपर यही है और सबके लिए नीचे की दिशा यही है। जबकि इनके गेंदाकार पृथ्वी के अंदर कुछ फिक्स ही नहीं है। जो आपका ऊपर है वो ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए नीचे है, जो ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए नीचे है वो आपके लिए ऊपर है। मतलब कुछ भी कंफ्यूजन फैला रखा है इन लोगों ने। जबकि एक बार जब एस्टेब्लिश हो गया कि पृथ्वी फ्लैट है, इसका मतलब ऊपर की दिशा भी फिक्स हो गई, नीचे की दिशा भी फिक्स हो गई। ठीक है, तो जब वो ऊपर की दिशा फिक्स हो गई और नीचे की दिशा जब फिक्स हो गई तो फिर जब यहाँ पर एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं, जिसे हम भूतल बोलते हैं, जिसे हम भूलोक बोलते हैं, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, तो जब यहाँ पर एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, तो डेफिनेटली जब एक ऊपर की दिशा है एक नीचे की दिशा है, जब यहाँ पर हो सकता है तो ऊपर भी एक अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है और नीचे भी एक अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ऑब्वियसली इससे तो बल मिलता है। नीचे जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है? उसे पाताल लोक बोला जाता है। ऊपर वाला जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है? उसे स्वर्ग लोक बोला जाता है। हम जिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है उसे क्या बोला जाता है? उसे पृथ्वी लोक बोला जाता है। दैट्स इट, वेरी सिंप्लीफाइड। तो फ्लैट अर्थ से तो तुम्हारा जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है का विशाल काय अंतरिक्ष में बस एक छोटे से कण के बराबर है पृथ्वी और गोल 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 घूमे जा रहे हो विदाउट किसी पर्पस, इसकी हवा निकल जाती है। तुम्हारे इस फर्जी इमेजिनरी हीलियोसेंट्रिक मॉडल की हवा निकल जाती है। और फ्लैट अर्थ से जो पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी है कि जिसमें 14 लोकों का वर्णन है कि ऊपर लोक हैं। वैदिक के अंदर क्या बताया गया है कि स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है। ऐसा तो नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए नीचे है और तुम्हारे अगर तुम गेंद के ऊपर हो तो तुम्हारे लिए ऊपर है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला वैदिक के अंदर। सबके लिए स्वर्ग लोक ऊपर है, सबके लिए पाताल लोक नीचे है। तो दैट मेक्स टोटल सेंस ऑन फ्लैट अर्थ। एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है सैकड़ों प्रमाण के साथ कि पृथ्वी फ्लैट है, देन हमें यह समझ में आता है कि हमारे वैदिक के अंदर जो बताया गया था वो कितनी सॉलिड बात थी। जब हमने अभी किसी रिलीजियस बुक का सहारा नहीं लिया और हमने जब यह सिद्ध कर दिया सैकड़ों प्रमाणों के साथ, जब यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी फ्लैट है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि वैदिक के अंदर जो बताया गया था वो टोटली फिट हो रहा है इस चीज के साथ। वैदिक जो कॉस्मोलॉजी है उसके साथ जो फ्लैट अर्थ है दैट इज टोटली फिटिंग। तो इससे हमें समझ में आता है कि हाँ जो हमारे वैदिक के अंदर बताया गया है वो कितनी सटीक बात है ना। तो इससे तो और बल मिलता है पाताल लोक को और स्वर्ग लोक को। और ऊपर ये जो बोल रहा है कि आसमानी गुम्मद, तो गुम्मद बेसिकली एक फर्मामेंट है, एक बैरियर है जिसे तोड़ के आप नहीं जा सकते उससे ऊपर। तो शायद इसने ऑपरेशन फिश बाउल का नाम नहीं सुना है। तो ऑपरेशन फिश बॉल यूएस नेवी ने एक ऑपरेशन करा था जिसमें उसने दनादन कई सारी मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे थे ऊपर फर्मामेंट के ऊपर कि क्या हम बाहर स्पेस में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। उसका नाम था ऑपरेशन फिश बॉल। उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अपनी पता कर सकते हैं। तो लगातार उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल्स दागी थी। फिर इनको समझ में आ गया था कि हमारी कोई भी जो मिसाइल है, हमारा कोई भी जो रॉकेट है, वो उस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा सकता है आउटर स्पेस के अंदर। ऐसा आउटर स्पेस जैसा कुछ नहीं होता है। Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you,
It's got about 18 million cracks in it. उनको ऑपरेशन फिशबॉल से ही ये बात समझ में आ चुकी थी। देन उनको समझ में आ चुका था, उन्होंने हार मान ली थी कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, एक बैरियर है जिसको क्रॉस करके हम नहीं जा सकते हैं। देन फिर उन्होंने एक नई संस्था का निर्माण किया, नासा, कि चलो अब ये तो हमें पता लग चुका है कि हम नहीं जा सकते हैं बाहर, लेकिन अब ये बात बाकी लोगों को नहीं बतानी है। तो उनका माइंड प्रोग्राम करने के लिए एक संस्था का गठन करा गया, नासा, जिसमें काल्पनिक एक दुनिया रची गई कि अरे पृथ्वी तो गेंदाकार है और बाहर तो विशालकाय अंतरिक्ष है, हम जा सकते हैं। फिर सीजीआई वीडियोस बनाई, ग्रीन स्क्रीन वीडियोस आई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सिद्ध करने के लिए ग्रीन स्क्रीन वीडियोस बनाई, हैंगिंग वायर से लटक लटक के लोगों को मूर्ख बनाना स्टार्ट करा, जिन सब की पोल हम खोल चुके हैं, इस वीडियो के अंदर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के माध्यम से फिर इन लोगों ने इस चीज़ का भ्रामक प्रचार करना स्टार्ट करा। एक इमेजिनरी दुनिया की जो कल्पना है, इस हीलियोसेंट्रिक, इनका जो सो कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, इस इमेजिनेशन को इन लोगों ने फैलाना स्टार्ट करा, है ना। आगे सुनते हैं। और जिसके बाद फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट लोगों के जहन से निकलकर सिर्फ धार्मिक किताबों में ही रह गया। केवल उन लोगों के लिए जो लोग मूर्ख हैं और अनपढ़ हैं, जिनको कोई सेंस नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत भी सेंस होगा, जिसको क्वेश्चनिंग करने का एक प्रवृत्ति होगी, वो फ्लैट अर्थ तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो बंद दिमाग का है, जो बोल दिया जाता है उसको बस आंख बंद करके मान लेता है, केवल वही लोग गेंदाकार पृथ्वी काल्पनिक सिद्धांत से चिपके रहेंगे। उन्होंने बोल दिया कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, मान ली बस आंख बंद करके बात। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ अता पता नहीं है दूर दूर तक। नहीं साहब, हमारे आका साइंटिस्टों ने बोला है तो हो रहा है। ये इन अनपढ़ लोगों की दास्ता है। साइंस बस एक नया रिलीजन है जहां पर उसके जो पुजारी हैं उनको वैज्ञानिक बोला जाता है, और उन वैज्ञानिकों से मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ग्रेविटी ग्रेविटी, तो बस उनके जो चमचे हैं वो भी ग्रेविटी, हर चीज में ग्रेविटी घुसेड़ देते हैं, मुंह से बस ग्रेविटी बकते रहते हैं, चाहे उसका कुछ मतलब बनता हो चाहे ना बनता हो। सन में न्यूक्लियर फिजन हो रहा तो ये भी तोते की तरह रटते रहेंगे, सन में न्यूक्लियर फिजन, सन में न्यूक्लियर फिजन। कोई दिमाग नहीं लगाना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। तो साइंस भी बस इनका लेटेस्ट रिलीजन है और इससे अधिक कुछ नहीं है। आगे सुनते हैं। 18th और 20th सेंचुरी के बीच हुई खोजों से समझ में आया कि इस आसमान की कोई सीमा नहीं है, बल्कि इस स्पेस का फैलाव हमारी कल्पनाओं से भी परे है। कल्पनाओं से परे नहीं है, वही एक कल्पना है। ऑपरेशन फिशबॉल के बारे में अगर तुझे पता होता तब तुझे पता लगता आसमान की सीमा है। ऑपरेशन फिशबॉल तूने पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ाया जाता। उसके लिए आपको अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी। वो मेन स्ट्रीम आपको फीड नहीं करेगा। लेकिन ये तो मेन स्ट्रीम का वो है, उसे इसे दिमाग थोड़ी लगाना है कुछ, दिमाग का ढक्कन तो बंद है इसका। तो ये क्या करता है, जो ऑफिशियल नैरेटिव है, जो मेन स्ट्रीम का नैरेटिव है, जो साइंस का ऑफिशियल नैरेटिव है, हमें तो बस वही सुनना है, वही बोलना है। जैसा वो लगा देते हैं ना घोड़े के आगे ऐसा करके, उतना ही देखता है, साइड का देखता ही नहीं है। तो वैसा कहानी है इनकी, है ना। अगर दिमाग खुला रखता, अगर रिसर्च करने की जिज्ञासा की सच में इसकी कुछ प्रवृत्ति होती, तब इसे यह समझ में आता, तब यह ऑपरेशन फिशबॉल के बारे में भी जान पाता, तब इसे पता लगता कि हाँ एक बाउंड्री है। ऑपरेशन फिशबॉल से सिद्ध होता है, उन्होंने जब मिसाइलें दागी तो वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रही थी मिसाइलें, जिससे सिद्ध होता है कि ऊपर एक बैरियर है, एक बाउंड्री है आसमान की। आगे सुनते हैं। जिसमें ये ग्रह और तारे फैले हुए हैं। 20th सेंचुरी में हबल ने बताया कि हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। हाँ, बस इनके हवल काका ने बता दिया, इनके पुजारी, इनका जो लेटेस्ट रिलीजन है जिसको साइंस बोला जाता है, उसके किसी पुजारी जिसका नाम हबल है, उसने मुंह से कुछ बोल दिया तो इनके लिए वो बात एकदम पत्थर की लकीर हो गई। फिर हम नहीं मानेंगे किसी की बात, हमारे आका साइंटिस्ट ने बोला है भाई। तो फिर तुम में और एक रिलीजियस व्यक्ति में अंतर ही क्या हुआ? बस ऑफिशियल नैरेटिव को चिपकाना इसका काम है, दैट्स इट। नो रिसर्च, नो क्यूरोसिटी एट ऑल, नो एक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग। कहने को बस रैशनल है, रैशनल जैसा इसमें रत्ती भर कुछ नहीं है। आगे सुनते हैं। अब 7 आसमान और 7 पाताल सिर्फ धार्मिक किताबों में है, कुछ लोगों के दिमागों में है। 7 आसमान और 7 पाताल यूनिवर्स में कहीं भी
नहीं। यूनिवर्स में तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन तुम्हारी जो काल्पनिक दुनिया है, तुम्हारी जो काल्पनिक संरचना तुमने मतलब रियलिटी में तो वैसा कुछ नहीं है। गेंदाकार पृथ्वी और विशालकाय अंतरिक्ष हो, उसमें तुम ऐसे घूम रहे हो, कुछ नहीं। पृथ्वी स्टेशनरी है, फ्लैट है, स्थिर है रियलिटी में तो। हाँ, लेकिन तुम्हारी काल्पनिक दुनिया के अंदर तुम ऐसा अंतरिक्ष में ऐसे गोल-गोल घूम रहे हो और बहुत ही तीव्र गति से घूम रहे हो, जबकि आज तक किसी ने पृथ्वी की गति को, इतनी तीव्र गति को महसूस नहीं किया। हल्का-सा भी जब कंपन आता है पृथ्वी में, हल्का-सा भी जब कंपन आता है, जैसे भूकंप बोलते हैं, तो कितना, जैसे भूचाल बोलते हैं, तो कितना तहस-नहस हो जाता है ना? और ये तो बोल रहे हैं कि हम इतने उसमें ये ऐसे घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। अगर तुम ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमे जा रहे हो, इतनी तीव्र स्पीड से, उसमें हल्का-सा कंपन भी आ गया, तो उससे इतनी तबाही क्यों होगी भाई? लेकिन इनमें थोड़ा-सा भी सेंस हो, जब तो समझ में आए। सेंस ही नहीं है कुछ। अपना कॉमन सेंस ही बेच चुके हैं ये साइंस को। अपना कॉमन सेंस ही ये साइंस नामक जो लेटेस्ट रिलीजन है, उस कॉमन सेंस को इन्होंने बलि चढ़ा दी है।